हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीड साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपकी साइकोलॉजी की 3rd यूनिट के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, न केवल रीट बल्कि अन्य कोई भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हो या अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, यानी कोई भी ऐसा सिलेबस जो आपको किसी भर्ती परीक्षा में दिया गया है, वहाँ व्यक्तित्व से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बड़े अच्छे से हम इस टॉपिक को करने वाले हैं। सारे डायमेंशन इसके देखेंगे, सारे आयाम हम इसके देखेंगे, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण पहलू बनते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस व्यक्तित्व के टॉपिक को हम 4 भागों में बांट सकते हैं और 4 पार्ट्स में बांट करके ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर दिया हुआ है व्यक्तित्व का अर्थ, अभिप्राय, व्यक्तित्व की विशेषताएं, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसका मापन। लेकिन हम यहाँ से कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जहाँ व्यक्तित्व टॉपिक आ गया वहाँ सारा कुछ ही पूछा जा सकता है। तो पहले भाग के अंदर हम इसके विषय में बात करेंगे, दूसरे भाग के अंदर हम व्यक्तित्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ जो पर्सनैलिटी हैं उनके विषय में बात करेंगे। तीसरे जो पार्ट के अंदर हम व्यक्तित्व के मापन को पढ़ेंगे और चौथे पार्ट के अंदर हम जानेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांतों के विषय में कि व्यक्तित्व के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, यानी उसका अभिप्राय समझेंगे, और व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताओं के विषय में और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तित्व से हम क्या समझते हैं, व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व एक ऐसा शब्द है जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उससे प्रभावित होते हैं तो हम कह देते हैं कि फ़लाँ व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत ही ख़राब है। तो वहाँ जब हमने ये कहा कि पर्सनैलिटी अच्छी है, तो हमने उस पर्सनैलिटी के अंदर जो अच्छापन कहा, तो वो कौन से आयाम थे या कौन से पहलू थे जिसको हमने शामिल किया। सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा दिखाई दे रहा है, उसके कपड़े पहनने का ढंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड उसका बॉडी है, और वो बोलता बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सारी अगर हमें अच्छी लगती हैं तो हम कहते हैं कि व्यक्तित्व उसका बहुत अच्छा है। यानी वो उस व्यक्ति की वो जो बातें जिन्होंने हमें प्रभावित किया, तो वो सारी की सारी जो बातें हैं वो पर्सनैलिटी के अंदर ही आती हैं। वो पर्सनैलिटी के ही विविध आयाम हैं जिनके आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी है या ख़राब है। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो व्यक्तित्व जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनैलिटी का अनुवाद है। जो व्यक्तित्व शब्द है वो पर्सनैलिटी शब्द का अनुवाद है। और पर्सनैलिटी शब्द किससे बना हुआ है, तो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना हुआ है। दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है, पर्सोना। और पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। प्राचीन काल में जब नाटक होते थे तो चेहरे पे मुखौटा लगा लिया जाता था, या नकली चेहरा हम उसे कहते हैं। और पहले जो तात्पर्य लिया जाता था वो उसी मुखौटे यानी चेहरे और बाह्य जो उसका व्यक्तित्व था उसी से लेकर के चलते थे, क्योंकि मुखौटे के अनुरूप वेशभूषा, रंग, बोलचाल और व्यवहार हम करते हैं तो उसे ही उस समय व्यक्तित्व मान लिया जाता था। जैसे हम बात करें कि जब हम रामलीला देखने के लिए जाते हैं तो 2 कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं मुख्य, एक तो है राम और दूसरा है रावण। अब राम ने जब देखिएगा जो गेटअप बना रखा है, अब तो मुखौटा नहीं लगाते, गेटअप बना लेते हैं, तो व्यक्ति उसको राम ही समझना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार उसका आदर भी करते हैं। वहीं जो दूसरा व्यक्ति चाहे उसमें रावण वाले गुण नहीं हैं, लेकिन उसने जो मुखौटा लगा रखा है, जो नकली रूप जो बना रखा है वो रावण का बना रखा है, तो उसी प्रकार की फीलिंग उसके लिए हमारे मन में आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमें उसका दिखाई देता है, व्यवहार है, वो एक पर्सनैलिटी के रूप में आता है। प्राचीन शब्द है पर्सोना, जिसका अर्थ हुआ करता था मुखौटा। ये एक शाब्दिक अर्थ की बात थी।
प्राचीन काल में जो था, व्यक्तित्व को केवल बाह्य व्यक्तित्व के रूप में ही देखा जाता था, यानी बाहर से हम जैसे दिखाई देते हैं, जैसी हमारी बॉडी है, उसी रूप में हम व्यक्तित्व को मानते थे। अगर अच्छा दिखाई देता था तो अच्छा था, बुरा दिखाई देता तो देखिए बुरा व्यक्तित्व माना जाता था। लेकिन आज के समय की बात करें तो पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर हम बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों का समावेश करते हैं, यानी जैसा बाहर से दिखाई देता है और जैसा उसके आंतरिक गुण हैं वो दोनों ही इसमें शामिल होते हैं, दोनों रूप लेकर के चलते हैं। प्राचीन जो रूप था वो केवल जो था शरीर पर आधारित था, यानी जैसा शरीर वैसा ही उसका व्यक्तित्व। लेकिन आज की बात करें तो आज की बात में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो सर्वांगीण पहलू हैं, किसी भी व्यक्ति के जो सर्वांगीण पहलू हैं, सर्वांगीण तत्व हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है, सर्वांगीण विकास को शामिल किया जाता है, जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों शामिल हुआ करते हैं दोस्तों। तो हम सामान्य से शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और आंतरिक गुण जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी गुणों को हम व्यक्तित्व के अंदर शामिल करते हैं। यानी व्यक्तित्व कोई एक पहलू नहीं है, अनेक गुणों का समावेश है, और उन गुणों के अंदर हम आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों को शामिल किया करते हैं। ये तो एक सामान्य सी बात थी। अब हम कुछ एक परिभाषाओं को देखते हैं जिससे हमें मदद मिलेगी समझने के लिए। और दोस्तों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ की परिभाषाएं भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आज 2-4 परिभाषाएं ज़्यादा ही लाया हूँ और उन सभी परिभाषाओं को आपको याद करना पड़ेगा। मे भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 30% जब रीट में आते हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको परिभाषाओं से संबंधित पूछ लेता है। तो व्यक्तित्व और अधिगम दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो या तो अधिगम से पूछा जाता है या व्यक्तित्व से पूछा जाता है, उसके बाद में कई बार बुद्धि से संबंधित कोई परिभाषा वो पूछ लेता है। अब हम बात करें व्यक्तित्व की प्रमुख परिभाषा, जो हमारी पहली परिभाषा है जो दी हुई है आलपोर्ट ने दोस्तों बहुत सारी परिभाषाएं दी थी और व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। देखिए इन्होंने क्या कहा, यहाँ जो शब्द आए 3 शब्द हैं, हमें मुख्यतः याद रखने हैं कि एक तो क्या है मनोदैहिक, यानी मन और देह आंतरिक और बाह्य दोनों पहलू को ये शामिल करते हैं, दोनों प्रकार के गुण, दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं। उनका एक गतिशील संगठन है, संगठन यानी उनका योग हो गया जिसमें मन और देह से संबंधित सभी गुणों को हमने सम्मिलित किया। लेकिन ये है कैसे, ये गतिशील यानी गत्यात्मक है, मतलब व्यक्तित्व कभी भी पूर्णतः स्थायी हम मान करके नहीं चलते हैं, क्योंकि हमने ये क्या कहा है, गुण जो कैसे हैं, गतिशील हैं, यानी बाह्य गुण तो नहीं बदले जा सकते ज़्यादा, लेकिन आंतरिक गुणों में सुधार किया जा सकता है। हम बोलने के, चलने के, व्यवहार को बदल सकते हैं, इसलिए कुछ मात्रा में इसको गत्यात्मक संगठन कहा जाता है। और ये करता क्या है, ये वातावरण के साथ में अपूर्व समायोजन करता है, ये वातावरण के साथ में अपूर्व समायोजन करने का कार्य करता है। तो व्यक्तित्व के अंदर हम उन सभी आंतरिक और बाह्य गुणों को शामिल करेंगे जो गतिशील है, जिनका संगठन गतिशील है, और ये काम आता है वातावरण के साथ में समायोजन स्थापित करने के लिए। उसके बाद में जो दूसरी परिभाषा है वो है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। बड़े ही छोटे सी परिभाषा के अंदर कम शब्दों में सारगर्भित रूप गिलफोर्ड ने दे दिया कि व्यक्ति के गुणों का, यानी यहाँ इन्होंने आंतरिक और बाह्य के बजाय ये कह दिया व्यक्तित्व के गुण, यानी किसी भी व्यक्ति के वो गुण जो उसमें हैं, जो हमें दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं, उन सभी का समन्वित रूप। इसने आंतरिक और बाह्य अलग नहीं बांटा, इन्होंने तो ये कह दिया कि व्यक्ति के सारे गुणों का ही जो योग है वो व्यक्तित्व के अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद में अगली परिभाषा हम देखें कि व्यक्ति क्या है कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। वॉटसन क्या कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, देखिए व्यवहारवादी थे तो इसी प्रकार की परिभाषा है इनकी कि हम जो कुछ भी करते हैं
हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। यानी हम चलना, बोलना, उठना, खाना पीना, इसने बहुत ज़्यादा बड़ा आयाम दे दिया कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा का सारा हमारा व्यक्तित्व है। वो सारी पार्ट्स जो है, वो सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने व्यक्तित्व में शामिल कर ली। और एक प्रकार से गागर में सागर भरने का काम इन्होंने किया था। दूसरी परिभाषा जो आती है वुडवर्थ की आती है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। समग्र गुणात्मकता है, ये भी व्यवहार से ही संबंधित मान के चलते हैं। बस यहाँ पर इन्होंने एक अलग शब्द जोड़ दिया, समग्र गुणात्मकता। तो यहाँ आप इनके कीवर्ड को याद रख लीजिएगा, गुणात्मकता यानी कि वुडवर्थ। और संपूर्ण जो गुण हैं वो यहाँ हम देख सकते हैं। और इसके अलावा हम जो कुछ भी करते हैं, ये शब्द किससे साथ में संबंधित है? वाटसन के साथ में संबंधित है। अगली परिभाषा की बात करें तो बोरिंग नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन, यहाँ समायोजन ये स्थायी कह रही हैं, कि वातावरण के साथ में जो भी हमारा स्थायी और सामान्य समायोजन है वही व्यक्तित्व है, ऐसा कहने वाले थे बोरिंग। एक और परिभाषा की बात करें, वैलेंटाइन की जो परिभाषा है, वैलेंटाइन कहते हैं व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित। बहुत अच्छी परिभाषा है कि जन्मजात गुण जो हमें जन्म से बाह्य गुण जो शरीर और रूप रंग आकार मिल गया वो, और जो कुछ अर्जित करते हैं यानी जो कुछ हम सीखते हैं, वो सारी प्रवृत्तियां जो हैं उनका योग जो है व्यक्तित्व कहलाता है। अगली परिभाषा जो है वो केटल की है। केटल क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। अब देखिए यहाँ एक अलग प्रकार की परिभाषा आ गई कि व्यक्तित्व वह है, वह मतलब क्या है? कुछ भी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। और भविष्यवाणी क्या होगी? भविष्य के विषय में होती कि कोई कंडीशन आएगी तब कोई व्यक्ति क्या करेगा, हम उसके अंदर जो कुछ भी शामिल करते हैं वही सारा का सारा व्यक्तित्व है। ऐसी एक उलझी हुई सी परिभाषा केटल महोदय ने दे दी थी। एक और परिभाषा की बात करेंगे, आइजेंक की परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र। इन्होंने थोड़ा सा शब्दों को और डिफाइन किया। चरित्र, कैरेक्टर, चित्त प्रकृति कैसी है, ज्ञान, शक्ति और शरीर का गठन का करीब करीब एक स्थायी वह टिकाऊ संगठन है। यहाँ जो इन्होंने शब्द लिया वो करीब करीब यानी अधिकतर एक स्थायी और टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में अपूर्व समायोजन, ये समायोजन है दोस्तों, समायोजन का निर्धारण करता है। वही हमारा व्यक्तित्व होता है। कि इन्होंने चरित्र को शामिल कर लिया, चित्त प्रकृति को शामिल कर लिया, ज्ञान शक्ति को शामिल कर लिया, शारीरिक गठन को शामिल कर लिया। इन्होंने ये तो गुण बता दिए। दूसरा इन्होंने ये बताया कि स्थायी, लगभग स्थायी और टिकाऊ संगठन ही है जो वातावरण के साथ में समायोजन करने का कार्य करता है। ऐसी परिभाषा देने वाले थे आइजेंक महोदय। इसके बाद में हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। आप इसे ऐसा भी मान सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। किसी भी बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जो है अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा है तो ही व्यक्तित्व हमारा अच्छा होगा। अगर शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर है और मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा कैसे हो सकता है, प्रभावशाली कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने अभी ये सीखा है कि व्यक्तित्व जो है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का योग हुआ करता है। उसके बाद में देखिएगा दृढ़ इच्छा शक्ति, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी अच्छे व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ हुआ करती है, समर्पित होते हैं वो। ऐसे नहीं कि शाम को एक डिसीजन हमने लिया कि सुबह से हम पढ़ाई शुरू करेंगे और 4 बजे उठ करके पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही 4 बजे अलार्म बजता है तो हम कहते हैं 10 मिनट बाद में उठेंगे, 1 घंटे बाद में उठेंगे, 5 बजे पढ़ लेंगे। 5 बजे हम उठते हैं, फिर 6 बज जाते हैं और फिर वो दिन हमारा निकल जाता है। फिर शाम को ऐसे डिसीजन लेते हैं कि अभी तो शायद शुक्रवार या शनिवार है तो सोमवार से हम पढ़ाई शुरू करेंगे।
और सोमवार जब आता है तो फिर हम 1 तारीख की बात करना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारी इच्छा शक्ति है वो इतनी दृढ़ नहीं हुआ करती कि जब हमने डिसीजन ले लिया तो हम उस पर काम करना शुरू कर दें। लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताओं में ये शामिल होता है कि जब उसने कह दिया कि ये काम मुझे करना है, कमिटमेंट है, तो फिर वो कमिटमेंट करता है और एक बार कमिटमेंट करने के बाद में तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता। तो इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंतर्गत हुआ करती है। उसके बाद में जो अगली विशेषता आती है वो है निरंतर विकासशील। वो कभी भी रुका हुआ नहीं रहता, ऐसा नहीं मानता है कि मैं भी मेरा सारा का सारा विकास जो है वो हो चुका है। उसके विचार, सामाजिकता आदि में धीरे धीरे विकास होता ही रहता है, उसका विकास निरंतर बना रहता है। उसके बाद में देखिएगा कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे लक्ष्य निर्देशित होता है। उसके जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं और कुछ लक्ष्यों के अनुसार वो कार्य करता है। ऐसे नहीं कि कोई भी लक्ष्य हमारा निर्धारित नहीं है, सुबह उठे तो कोई टारगेट नहीं है कि आज हमें क्या करना है। जो व्यक्तित्व सुदृढ़ होगा उसका पर डे का एक लक्ष्य निर्धारित होता है और जीवन का एक व्यू उसने निर्धारित कर रखा होता है, एक लक्ष्य बना रखा होता है कि जीवन में मुझे इन चीज़ों की इस प्रकार से प्राप्ति करनी है। तो एक लक्ष्य के आधार पर वो चलता है और इसी आधार पर उसका जीवन का विकास भी होता है। जब लक्ष्य ही नहीं है तो फिर वो काम क्या करेगा। वैसे भी आपने सुना होगा कि जब हमारे खुद के लक्ष्य नहीं होते तो हम दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तब हम दूसरों के हिसाब से काम करेंगे तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुआ करती, एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी नहीं होती है। इसके अलावा समायोजन और सामंजस्य, वो हमेशा परिस्थितियों को कोसने वाला नहीं होगा। जैसी परिस्थितियाँ हैं उनका बेहतरीन उपयोग करना जानता है, उसमें समायोजन स्थापित करना जानता है। यही एक अच्छे व्यक्तित्व की परिभाषा होती है। वो दिन भर ऐसे नहीं कहता है कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, सरकार काम नहीं करती, हमारे देश की तो हालत ही बदतर है, लोग बेकार हो गए हैं, परिस्थितियाँ बिल्कुल ख़राब है। वो बुरी से बुरी परिस्थिति को भी एडजस्ट करना जानता है, उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेता है, पत्थर में से पानी निकालने वाला। मतलब इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो अच्छे व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है। इसके अलावा देखें तो व्यक्ति जैसे जैसे समाज से जुड़ता है उसमें सामाजिकता आती है, तो उसके सामाजिकता का विकास भी होना शुरू हो जाता है। जितना सामाजिक रूप से निखरा हुआ व्यक्ति होगा वो एक अच्छा व्यक्तित्व होता है। इसके अलावा एकत्व और एकीकरण की हम बात करते हैं। व्यक्ति में सभी अच्छे गुणों का समन्वित रूप होगा तभी वो एक अच्छा व्यक्तित्व माना जाएगा, यानी सभी गुणों का एकीकरण होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। ठीक है, अगर व्यवहारिक अच्छे हैं, मानसिक अच्छे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है तो इतना प्रभाव उसका नहीं पड़ता। यानी जब सारे पहलू अच्छे होंगे, सभी गुण अच्छे होंगे तो ही उसका एक व्यक्तित्व शानदार रूप में निखर करके सामने आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, किन से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो व्यक्तित्व देखिएगा मुख्यतः वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक रूप हुआ करता है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो वंशानुक्रम पे ही होता है। वंशानुक्रम क्या होता है, वे गुण जो हमें बालक को माता पिता से जो गुण मिलते हैं वो सारे के सारे वंशानुक्रम में आते हैं, पूर्वजों से जो गुण मिलते हैं, यानी जेनेटिक जो विशेषताएं हैं हमारी। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो दिखाई कैसा दे रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका जो है जेनेटिक किस प्रकार का रहा है, माता पिता से उसमें कौन से गुण मिले हैं। अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा था तो बालक के अंदर भी अच्छे व्यक्तित्व के गुण हमें देखने को मिलते हैं। शारीरिक विशेषताएं जो हैं वो वैसी उसमें आती ही हैं। जैसे मम्मी पापा लंबे हैं तो संभावना रहती है कि बालक भी लंबा होगा, माता पिता गोरे हैं तो संभावना रहती है कि बच्चा भी गोरा होगा। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व का प्रभाव जो है यहाँ हमें देखने को मिलता है। वातावरण की बात करें तो जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, परिवार है, समाज है, विद्यालय है, ये सारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं जिनका प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें तो हमारी जो रुचियां हैं, अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, पॉजिटिव हैं या हम देखिए नेगेटिव हैं, वो सारी बातें व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा रोल किसका है तो वंशानुक्रम का आता है और वातावरण का आता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये जो है ये हमारे वातावरण से ही संबंधित होते हैं।
आप कैसा बनते हैं, आप वैसा ही बनते हैं जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आकलन करना है तो उसके आसपास के 4 से 5 लोगों को देख लो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा है। वो उनसे बहुत ज़्यादा अलग आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर विशेषताएं उसमें उन्हीं प्रकार की होगी जो उसके साथियों के अंदर हैं। तो अगर हम उसको दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं तो संभावना रहती है कि उसके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन हो जाएगा। माहौल शब्द की हम बात किया करते थे पुराने समय से, तो माहौल वातावरण ही है, जैसे माहौल में वो रहेगा बच्चा वैसा ही सीख जाता है। तो ये व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं, अर्थ और प्रभावित करने वाले कारकों की बात की हमने। हमेशा की तरह इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आप इस यूनिट के टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, वहां से दे सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट पर। अगली क्लास में हम बात करेंगे व्यक्तित्व के कुछ अन्य पहलुओं के विषय में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।